मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पर्सुएसिव स्पीकिंग में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स। कि जब आप एक गुड डिलीवरी जो है वो करने का काम कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, उस टाइम पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनको फॉलो किया जाए तो आप गुड डिलीवरी जो है वो अपनी सर्टेन कर पाएंगे। ये प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ लुक नेचुरल। कि फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आपको नेचुरल दिखना है, यानी कि आपको आर्टिफिशियल नहीं दिखना है। अगर आप आर्टिफिशियल दिखने लगेंगे तो वो अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड लगेंगे। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि आपको नेचुरल दिखना है, क्योंकि जो कि आपके लिसनर्स होते हैं वो आप पर फिर बिलीव नहीं कर पाते हैं, बिलीवनेस जो है वो उनकी लॉस हो जाती है। अगर आप उन सामने आर्टिफिशियल दिख रहे हैं, वो आपको झूठा और कपटी समझने लग जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नेचुरल दिखना है। और द सेकेंड पॉइंट इज मैच डिलीवरी एंड कंटेंट्स। कि वाक्य प्रस्तुति और वाक्य जो कि विषय वस्तु है उसमें आपस में मैचिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि जो कि आपकी फिज़िकल जितनी भी आपकी गतिविधियाँ हैं और जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन देना चाह रही हैं, वो और भी ज़्यादा निखर कर सामने आ जाती है अगर आपकी डिलीवरी और कंटेंट में मैचिंग होती है। तो इट मीन्स कि आपको ये देखना है कि जो भी आप फेशियल एक्सप्रेशन देने का काम कर रहे हैं उसके द्वारा आप कहीं अपने लिसनर का ध्यान जो है वो भंग करना तो नहीं चाह रहे हैं। तो आपको इन सब पर ध्यान देते हुए ही अपनी डिलीवरी जो है वो करनी होती है। डिलीवरी और कंटेंट में मैच जो है वो भी बनाए रखना ज़रूरी होता है। जो कि आपके स्पेशल साइंस होते हैं किसी भी स्पेशल क्लॉज के रिगार्डिंग, तो वो साइन उससे जुड़े हुए होने ज़रूरी हैं। यानी कि जब भी आप कोई भी वोकल एक्सप्रेशन देने का काम करें, कोई साइंस जो है वो देने का काम करें, देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपके कंटेंट से मिलता जुलता ही होना ज़रूरी होता है। यानी उनमें आपस में मेल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसके बाद आता है बेटा आपका स्पीक विद कन्विक्शन। आप दृढ़ता के साथ बोलना जरूरी होता है। आप स्पीकिंग करो, लेकिन आप जो स्पीकिंग कर रहे हैं ना वो पूरी दृढ़ता के साथ करना है, यानी पूर्ण विश्वास के साथ आपको बोलना होता है। जो आपके लिसनर्स हैं तो वो आपको आप उन्हें इफेक्ट करने का भी इसमें प्रयास करेंगे अगर आप स्पीकिंग जो है वो कन्विक्शन के साथ कर रहे हैं, यानी पूरी दृढ़ता के साथ कर रहे हैं। उसमें वही मटेरियल आप यूज़ करेंगे जो कि रिटन आपने जब भी लिखा है आपका कोई भी रिसर्च, उसमें जो भी आवश्यक था वही मटेरियल आपको बोलने में भी यूज़ करने का काम करना होगा, यानी स्पीकिंग के दौरान भी वही यूज़ करना होगा। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कि इंट्रोडक्शन यानी कि थीसिस की स्टेटमेंट टू बॉडी में आगे, फिर बॉडी जो है वो आपके आर्ग्यूमेंट्स एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन के अंदर होगी, एंड टू कंक्लूजन। इस तरीके से बोलना है आपको कि जैसा आपका रिटर्न रिसर्च पेपर है। अच्छा, रिटर्न रिसर्च पेपर क्योंकि बिकॉज ऑफ रिसर्च पेपर में पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, देन उसकी बॉडी जो है उसको क्रिएट करते हैं और लास्ट में कंक्लूजन देते हैं। नाउ नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बेटा मेक इट अप्रोप्रिएट। इसे उपयुक्त बनाएं। नाउ अनदर प्रिंसिपल क्या है गुड डिलीवरी का? कि कंसर्न द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन। कि आपको कि आपकी प्रेजेंटेशन है उसका अप्रोप्रिएट स्टाइल जो है वो चूज करना होगा। यानी जब भी आप स्पीकिंग करने का काम कर रहे हैं, अपने विचार को लिसनर्स के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उस पर आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अप्रोप्रिएट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अप्रोप्रिएट का मीन्स है कि अगर आप कोई भी स्पीच जो है वो दे रहे हैं, जिस ओकेज़न पर दे रहे हैं, देन उस ओकेज़न को ध्यान में रखते हुए ही स्पीच देने का काम किया जाता है। जो कि स्पीच है उसका जो कि सेटिंग है उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। सेटिंग का मीन्स है कि जो कि आपका मतलब पूरा एनवायरनमेंट है, जो आपका ओडी है, ऑडिटोरियम होता है आपका, या फिर आपको किसी एम्फी थिएटर में स्पीच देने का काम करना है, देन उसके ही उस ओकेजन के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी वॉइस में भी प्रबलता लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि आपको कम वॉइस में बोलना है, आपको ज़्यादा वॉइस में बोलना है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो कि स्पेस है, आपका जो ओडी है, या फिर जो भी आपका फिजिकल कंटेंट है
वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी वॉइस में प्रबलता आनी बहुत ज़रूरी होती है। और एक आपका जो कि पर्सनैलिटी है उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जो कि आपका नेचुरल बिहेवियर है ना, उसको ही ध्यान में रखते हुए वही बिहेवियर जो है वो अपनाते हुए ही स्पीकिंग करने का काम करना चाहिए। आपको ये भी याद रखना है कि स्पीकर जो होता है उसका मीन्स एक्टर नहीं होता, यानी कि आपको कोई इसी तरह का कोई भी आर्टिफिशियल फेस नहीं बनाना है। जो आप नेचुरल हैं, जो आपका व्यक्तित्व है, वही व्यक्तित्व लेते हुए ही स्पीकिंग करने का काम करना है। नाउ नेक्स्ट आता है बेटा, डू नॉट रीड फ्रॉम नोट्स, कि आपको ना लंबे समय तक नोट्स में देख कर ही पढ़ना होता है। इससे क्या होता है, जो कि लिसनर्स होते हैं उनकी रुचि कम हो जाती है। हाँ, आप ना आगे पीछे या थोड़ी देर में नोट्स में एक नज़र तो ला सकते हैं कि पॉइंट्स क्या हैं, कुछ भूल ना जाएं, एक्यूरेट बोल पाएं। इसके लिए आप एक नज़र जो है वो नोट्स पर डालते रहें टाइम टू टाइम, लेकिन ऊंची आवाज़ में और क्लियर आपके वर्ड्स होने चाहिए, उस पर आपको स्पीकिंग करने की ज़रूरत होती है। यानी कि आपको ना आप ना विश्वस्त नज़र आना चाहिए, आपको अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए, ऐसा नज़र आना ज़रूरी होता है। आपको बुदबुदाना नहीं है, आपको क्लियर वर्ड्स जो हैं वो बोलते हुए स्पीक करने का काम करना है। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको सही करें, लेकिन बोलना जारी रखें, यानी कि बार बार आपको ना क्षमा भी नहीं मांगनी होगी, यानी कि बार बार सॉरी जो है वो फील नहीं करना है स्पीकिंग के दौरान। नाउ नेक्स्ट बेटा आपका आता है मेंटेन आई कांटेक्ट, कि आपका जो कि आई कांटेक्ट है, यानी कि दृष्टि संपर्क जिसे कहा जाता है, वो मेंटेन करना ज़रूरी होता है। आपके अपने जितने भी लिसनर्स हैं उनके साथ आपको आई कांटेक्ट जो है वो बनाकर चलना चाहिए। आपका जो कि स्पीच है उसमें बहुत बड़ा अंतर जो है वो लाने का काम ये आई कांटेक्ट कर सकता है। यानी कि इसको हम ना 3 सेकेंड मेथड जो है वो भी बोलते हैं, यानी आपको 3 सेकेंड मेथड जो है उसका यूज़ करना चाहिए। यानी कि एक जो लिसनर है या उस पर आपको 3 सेकेंड की नज़र है वो मिलानी होगी, देन आप वहाँ से नज़र हटाकर किसी दूसरे लिसनर पर आई कांटेक्ट जो है वो बनाकर चलें। लेकिन हाँ, एक लिसनर के साथ आपका 3 सेकेंड का आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि लिसनर्स जो हैं वो भी आपको पता चल जाता है कि आपकी स्पीच में वो रुचि बनाए हुए हैं या नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है स्पीक, लिसन, रिस्पॉन्ड, एडजस्ट एंड अडैप्ट, यानी कि बोले, सुने, जवाब दें, एडजस्टमेंट करें एंड देन अनुकूल बने। ये क्या है कि जो कि आपके लिसनर्स हैं उनसे आप बोलें, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सुने क्योंकि वो क्वेश्चंस करेंगे, देन रिएक्शन दें, यानी कि उन्हें आंसर्स दें, और उसके बाद किसी भी तरह की कोई एडजस्टमेंट है वो करते हुए अडेप्ट जो है वो अडेप्ट करने का काम भी आपको करना चाहिए। आपने जो कुछ भी तैयार किया है, यदि वो लिसनर के पास ठीक प्रकार से नहीं पहुंच रहा है तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ना आपकी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज करनी होगी, कि आप जो स्ट्रेटजी से स्पीकिंग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज लाएं, जिससे कि आप ठीक तरीके से लिसनर के पास भी अपनी सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो देने का काम कर सकें और उनको भी वो अंडरस्टैंड हो सके। तो इसके लिए आपको ना पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। हो सकता है आप ये मानकर चलें कि अगर मान लो ये स्ट्रेटजी जो है वो काम नहीं आए तो मेरे को अगर चेंज करना हो तो मैं किस तरीके से चेंज करूं। अगर आपने इसकी प्लानिंग पहले से कर रखी है देन आप इजीली चेंज भी कर पाएंगे और अच्छी प्रेजेंटेशन, सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन जो है वो भी दे पाएंगे। यदि आपके पास ना टाइम जो है वो कम है तो आप देख लें कि आप अपने जो कि स्पीच है उसमें क्या और कितनी मात्रा में उसमें कमी लाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि एट ए टाइम पर भी हमें डिसीजंस लेने होते हैं। कि कोई एट ए टाइम पर भी कह दे कि नहीं अब 5 मिनट्स में आप इसको कंप्लीट कर दो स्पीच को, तो आप ये देखें कि क्या इम्पोर्टेंट है वही बताकर और कंक्लूजन देने का काम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज आपके पास आता है 8th पॉइंट, पॉज। पॉज क्या है कि ये कहता है कि अलो योर सेल्फ एंड योर ऑडियंस अ लिटिल टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड थिंक, कि जहाँ तक संभव हो कि आपको ये देखना है कि आप स्वयं को और अपने जितने भी लिसनर्स हैं उनको सोचने का और समझने का टाइम है वो आपको
देना होगा। यानी आप जब प्रेजेंटेशन देना तो उसको स्पीडली नहीं देना है, आपको खुद भी सांस लेनी है और लिसनर्स को भी सांस देने का मौका जो है वो देना होगा। नाउ नेक्स्ट इज होमवर्क। होमवर्क मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेटर जो है वो लिखने का काम कर रहे हैं, राइटिंग द लेटर में मैंने आपको बताया था होमवर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। होमवर्क क्या होता है बेटा, हास परिहास, यानी कि जहाँ तक संभव हो आपको समय समय पर होमवर्क जो है वो यूज़ कर लेने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो कि आपकी प्रेजेंटेशन होती है ना, उसके दौरान जो आपके लिसनर्स हैं उनकी रुचि बनी रह जाती है। यानी आप अपने लिसनर को टाइम टू टाइम बांधे रख सकते हैं, उनको बोर और उबाऊ आपकी स्पीच जो है वो नहीं देंगे एक लंबे समय तक। आपको कुछ अपना जो कि स्पीच है उसको अगर आपको कुछ रोचक बनाना है, एंटरटेनमेंट बनाना है, तो टाइम टू टाइम ना आपको होमवर्क का भी यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद आपके सामने पॉइंट आता है 10th पॉइंट इज द ऑडियो विजुअल एड्स, कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको बढ़ाने के लिए आप ना ऑडियो विजुअल एड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर टाइम बहुत ज़्यादा है और आप अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए इस तरह के इक्विपमेंट जो हैं वो यूज़ करते हुए भी सामने वाले को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और अपनी स्पीच के लिए अंडरस्टैंड कराने का काम आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जो कि आपको यहाँ पर ना सर्टेन क्या कर लेना होगा कि जो कि आपका अरेंजमेंट ऑफ द ऑडियंस है उसको व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, लाइटिंग जो है, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्शन स्क्रीन जो है, साउंड सिस्टम क्या है, इन सभी को पहले से ही आपको अच्छे से इंस्पेक्ट कर लेना होगा, ये सब कुछ चेकआउट कर लेना होगा। नाउ नेक्स्ट बेटा आपका आता है हैंड आउट्स। यानी कि आपको ना हैंड आउट्स जो हैं वो भी रेडी रखने चाहिए और गिव द आउट ऑफ द अप्रोप्रिएट टाइम, उनको एक अप्रोप्रिएट टाइम जो है वो भी प्रोवाइड कराना चाहिए। टेल द ऑडियंस हेड ऑफ द टाइम दैट यू विल बी गिविंग आउट ऑफ आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन सो दैट, इसलिए दे विल नॉट वेस्ट टाइम, कि उनका जो टाइम है वो नहीं जाता है टेकिंग अननेसेसरी नोट्स ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट, यानी कि मेलजोल जो है वो भी स्थापित करना ज़रूरी होता है। कि जो इसमें आपको बताना होगा कि इफ़ ए स्पीकर फेल्स टू डेवलप द मेंटेन ऑफ द पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द ऑडियंस, कि अगर वो पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो ऑडियंस के साथ मेंटेन जो है वो नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है थ्रू द प्रेजेंटेशन, द पर्पस ऑफ द स्पीच विल बी लॉस्ट, कि उसका जो कि स्पीच देने का उद्देश्य है वो समाप्त हो जाएगा। तो यानी आपको ये देखना है कि जो कि मेल जोल है वही भाषण को मुख्य रूप से मतलब उसका परिणाम होता है कि वो सक्सेसफुल डिलीवरी कर पाता है। इसीलिए जो आपके लिसनर्स हैं उनके साथ आप मेल जोल जो है वो बनाकर चलेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द गुड स्पीकर ऑडियंस रिलेशनशिप कैन ओवरशैडो वीक स्पॉट्स ऑफ द मैसेज, जो कि आपके वीक स्पॉट ऑफ मैसेज है उसको ये क्या कर सकता है, मेल जोल ओवरशैडो कर सकता है, यानी कि उनको ढक सकता है। नाउ नेक्स्ट बेटा आपका पॉइंट आता है स्टॉपिंग एंड कंक्लूडिंग, कि आपको क्या करना है, अपनी जो भी स्पीकिंग है उसको विराम देना है, उसको स्टॉप करने का काम करना है। तो घर पर ही आप अपने प्रेजेंटेशन की पहले से तैयारी करेंगे। यानी कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर आपको स्पीच कहीं पर देनी होती है तो आपको प्रिपेयर किया जाता है स्पीच के लिए कि किस वर्ड पर फोकस करना है, कैसे हाथ उठाना है, और टाइमिंग भी दी जाती है 3 to 5 मिनट्स की स्पीच है। तो उस टाइम पर जब आप खुद के लिए प्रैक्टिस करने का काम करते हैं तो आप क्या लगाते हैं, टाइमर लगा लेते हैं। तो आपको यहाँ पर भी ना कोई डिजिटल वॉच का या टाइमर का यूज़ करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन जो है उसके टाइम को सर्टेन कर लेना होगा, और उसके बाद आप बोल कर देखें कि उस टाइम पीरियड पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि कागजों में लिखने पर अनावश्यक जितने भी शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं करते, ठीक उसी तरीके से अगर आप ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उसमें किसी भी तरह के अननेसेसरी वर्ड्स आ रहे हैं तो आप उसको यूज़ ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, लिसनर बोर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें कब, मतलब अननेसेसरी वर्ड जो हैं उसको कब अवॉइड कर पाएंगे, जब आप पहले से ही ये एस्टिमेट लगा कर चलेंगे, यानी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे टाइमर या डिजिटल वॉच का यूज़ करते हुए। अपने प्रेजेंटेशन की जब भी आपको उसकी स्टॉपिंग करनी है तो आपके जो
कि मेन पॉइंट्स होते हैं उनकी समरी जो है वो आपको बतानी होगी। उसका कहने का मतलब है उसका कंक्लूजन जो है वो लास्ट में दे देना जरूरी होता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि सुनने के लिए बोले हुए जितने भी उपयुक्त वर्ड्स होते हैं और पढ़ने के लिए जो लिखे हुए वर्ड्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि अपनी प्रेजेंटेशन का जो कि आपका कंक्लूजन होता है वो आपको ज़्यादातर कैसा करना होगा कि जो कि पंच लाइन्स हैं उनका यूज़ करते हुए ही आपको देना चाहिए, ताकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो और एंटरटेन कर सके सामने वाले को जो कि लिसनर है। यानी कि स्पीच के अंत में आपको जो लिसनर्स हैं उसके ऊपर अपनी एक पॉजिटिव इमेज जो है वो देनी ज़रूरी होती है। अपने जो कि आप स्पीच को एंड करने का काम करेंगे या कंक्लूजन देंगे ना, उसमें किसी भी तरह की कोई भी आपको मतलब कह सकते हैं अननेसेसरी स्टेटमेंट जो है वो नहीं देनी चाहिए, यानी कोई निंदनीय बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। लास्ट के टाइम पर अपने जितने भी आपके लिसनर्स हैं उन सभी को थैंक यू भी करना ज़रूरी होता है और उसके बाद आप बैठ जाएं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीच को विराम देने का काम कर सकते हैं। ये सभी बातें ध्यान में रखें, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखकर अगर स्पीच दी जाएगी तो इट मीन्स कि वो आपकी एक गुड डिलीवरी और सक्सेसफुल स्पीच बनकर सामने आएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका आता है वेज ऑफ डिलीवरी ऑफ मैसेज, कि जो कि आपका मैसेज का डिलीवरी है वो किस वे में होना ज़रूरी होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिलीवरी गोज बियॉन्ड मेंटेनिंग ऑडियंस इंटरेस्ट, कि आपका जो कि ऑडियंस का इंटरेस्ट है उसको मेंटेन करते हुए ही डिलीवरी दी जानी ज़रूरी होती है। आपकी जो कि स्पीकिंग है उसमें बिलीवनेस जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका मैसेज है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और परस्यूसिवनेस भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब का इफेक्ट जो है वो स्पीकिंग पर पड़ता है। तो एक जो स्पीकर है वो परस्यूसिवनेस जो है उसका स्पीच की प्रेजेंटेशन के दौरान क्या कर सकता है, उसका निर्माण भी कर सकता है और उसका विनाश भी कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रेजेंटेशन देनी चाहिए कि आप परस्यूसिवनेस जो है उसको बनाए रखने का काम कर सकें। जो आपके लिसनर्स हैं उनके लिए एक स्पीकर का बिलीवेबल और निष्कपट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसका डिलीवरी पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिलीवरी के ऊपर ही डिपेंड करता है। और जो कि आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, उससे भी ये बदल कर सामने आ जाता है। नाउ हम ये कह सकते हैं कि जो कि आपका हम कह सकते हैं कि मैसेज जो है उसको प्रेजेंट करना है तो स्पीकर के पास ना 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं या 4 ऑप्शंस भी कहा जा सकता है कि डिलीवरी ऑफ मैसेज जो है वो इन 4 ऑप्शन से दिया जा सकता है। ये 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट इज एक्सटेम्पोरियस, यानी कि तत्कालिकता। अच्छा, जो कि स्पीकर है वो क्या करता है, वो अनुमति प्राप्त करता है किस चीज़ की, कि जो नोट्स हैं उसके पास या आउटलाइंस हैं वो उनका यूज़ करे। तो मैंने बताया था एक नज़र जो है वो नोट्स पर मारते हुए और फिर आई कांटेक्ट बनाकर चलना होता है, ये वही मेथड कहलाता है। ये मेथड जो है वो स्पीकर को भी अच्छा लगता है और लिसनर्स को भी काफ़ी पसंद है। तो ज़्यादातर इसी मेथड का यूज़ करते हुए ही लोग स्पीकिंग करने का काम करते हैं, अपनी स्पीच देते हैं। इससे जो कि लिसनर्स हैं उनके साथ आई कांटेक्ट भी बना रहता है, उनके साथ ना कह सकते हैं कि जो कि मैंने आपको पॉइंट बताया था कि रिपोर्ट, उनके साथ मेल जोल जो है वो बनाए रखना, उसकी भी परमिशन मिल जाती है और साथ ही साथ आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से इजी वे में देने का काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बेटा आपका आता है रीडिंग। अब रीडिंग क्या है कि जो कि आपकी हम कह सकते हैं कि रीडिंग क्या होता है कि ये ज़्यादातर ना जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो किसी तरह की गलती ना हो इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसको रीड करने का काम करते हैं। वो क्या कहलाती है, रीडिंग। आजकल ये काफ़ी चला हुआ है, जैसे कि टीवी पर अगर आपको स्पीकिंग करनी है ना तो टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो यूज़ किया जाता है और उससे आप रीड आउट करने का काम करते रहते हैं। इस मेथड में क्या होता है जिससे जो कैमरे के लेंस के सामने एक कह सकते हैं कि आपके सामने ना एक लाइन चलती रहेगी और आपका ध्यान होगा कैमरे की तरफ, सामने की साइड लाइन होगी, आप पढ़ तो उसे रहे होंगे और कैमरा जो है वो कैमरे में आपको दर्शक जो है वो ये सोचेंगे कि वो आप उन्हें देखकर रीड करने का काम कर रहे हैं।
ये जो कि मेथड होता है, ये ज़्यादा हाई प्रोफाइल पीपल्स जो हैं वो इसी मेथड को फेवर करते हैं, क्योंकि इसमें गलती होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट मेथड है बेटा मेमोराइजेशन। ये ज़्यादातर ना जो कि स्टूडेंट्स जब स्पीच में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी तरह का कोई कंपटीशन होता है, डिक्लेमेशन कंपटीशन होता है, तब इस तरह का यूज़ किया जाता है कि कहा जाता है कि जो आपका पूरा का पूरा स्पीच है ना, उस सभी को आप याद कर लो, आपकी मेमोरी में वो फीड हो जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि कई बार आप कुछ मतलब करेक्ट वर्ड्स होते हैं ना, उसको भूल सकते हैं, और फिर उन करेक्ट वर्ड्स की ड्रॉपिंग करना यानी उनको टटोलना जो है, उससे क्या होगा कि जो सामने लिसनर्स हैं वो आपकी बिलीव मतलब उसमें विश्वसनीयता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, कि वो कहते हैं ना कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में अगर आप भूल गए हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, यानी कि वो चीज़ आपको नहीं करनी है। इससे क्या हो गया है कि सामने जो लिसनर है वो आप पर बिलीव नहीं कर पा रहा, उसे लग रहा है कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको नहीं पता कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। नाउ नेक्स्ट बेटा ये आपके सामने आता है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है बेटा कि अचानक से लास्ट मोमेंट में ही आपको ना किसी भी बात के लिए कमेंट करने का ऑफर दे दिया जाता है। तो व्हेन यू स्पीक ऑफ कट, ठीक है ना, कि मतलब कि आप मतलब कहने का मीन्स है कि स्पीच चल रही थी, बीच में किसी को कहा गया कि भाई आप भी इसके बारे में कुछ बोलिए, दो शब्द, तो आपने कोई तैयारी नहीं की, आप बिना किसी तैयारी के बिना किसी मतलब कह सकते हैं पूर्व चेतावनी के और फिर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यानी कि बिना किसी तैयारी के जब आप बोल रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, इम्प्रॉम्प्टू कहा जाएगा, कि तत्काल लास्ट मोमेंट पर ही आपको एकदम से ऑफर मिल गया और आप स्पीकिंग करने लग जाते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करें।